हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 21 जुलाई। देखिए, हर साल जो है 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। वे अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से, चेहरों के हाव भाव से बात करते हैं। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को पूरे विश्व भर में बाधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो बधिर लोग होते हैं उनको शरीर के हाव भाव से भाषा यानी बोलना सिखाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 23 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 120। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा कोविड वेरिएंट वर्तमान में सबसे प्रभावी संक्रामक वायरस स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट जो है अब तक 185 देशों में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के 22 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इसमें जो है आपका 49 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बन जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका को पीछे ठीक पीछे होगा। चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है और साल 2030 तक वो चौथा सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए तैयार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 5%। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि इसलिए कम हो गई क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी हो रहे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 8 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 10 महीने। देखिए, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने एक गैजेट अधिसूचना जारी कर कोटक का कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया है। वो निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने करोड़ की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका म्यांमार से 7 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि अगर इंडियन करेंसी आपका 18 करोड़ डॉलर होगा, की मानवीय सहायता देगी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने बर्मा, बांग्लादेश और इस क्षेत्र के अन्य जगहों पर रोहिंग्या शरणार्थियों संकट से प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता देने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। फसाई ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस वसा के अत्यधिक उपयोग की धारणा को खारिज कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IMF श्रीलंका को कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज देने पर राजी हो गया है। यह फैसला फाइजर की टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम संबंधी अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए निधि हासिल करने के वास्ते लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण की शुरुआत की? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। देखिए, हाल ही में भारत और नेपाल की सेनाओं ने भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण की शुरुआत की। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता और विशेषज्ञता स्थापित करना है। इस अभ्यास का 14वां संस्करण जो है वो आपका 2019 में नेपाल के सालझंडी में आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने कौन से देश की प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने और सभी के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान हेतु SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। प्रमुख अर्थशास्त्री एवं विकास रणनीतिकार प्रोफेसर
जेफरी डी सेच के नेतृत्व में सतत विकास समाधान नेटवर्क की स्थापना जो है वो आपका वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सतत विकास हेतु व्यवहारिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाना एवं विकास प्रदर्शनों में देश विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।